इनफर्टिलिटी यानी संतानहीनता से लाचार कपल्स, बार बार एक छोटी सी उम्मीद के टूट जाने से परेशान कपल्स अक्सर तो ये भी सोच बैठते हैं कि शायद उनके आंगन में हंसी की ये किलकारी कभी नहीं खिलेगी। पर इनफर्टिलिटी के सन्नाटे में जागी है एक उम्मीद, एक आशा, और वो उम्मीद जगाने वाला शख्स आज हमारे बीच मौजूद हैं और वो हैं जाने माने नाड़ी एक्सपर्ट, आयुर्वेद आचार्य और वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्य। वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्य आयुर्वेद जगत का एक जाना माना नाम, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आयुर्वेद का गहन अध्ययन करके नाड़ी विज्ञान में महारत हासिल की। वैदिक विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के विद्वान वैद्य श्री सत्य प्रकाश ने प्रतिदिन योगाभ्यास द्वारा ध्यान के चरम बिंदु का अनुभव किया है। वे नाड़ी परीक्षण से न सिर्फ शरीर में छिपे रोग का पता लगा लेते हैं, बल्कि उस रोग का कारण भी जान लेते हैं। गौ माता, जन्म देने वाली माता और भारत माता की सेवा को परम धर्म मानने वाले वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्य जी कायाकल्प के संस्थापक हैं, जहां प्राचीन चिकित्सा के सिद्धांतों और जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। इन औषधियों को पावन मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। वैद्य जी के मार्गदर्शन में प्राचीन चिकित्सा द्वारा कायाकल्प का एक ही लक्ष्य है, रोग मुक्ति और सर्वांग उन्नति। तो दर्शकों, वैद्य जी हमारे बीच आ चुके हैं, तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वैद्य जी, केयर वर्ल्ड टीवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहं मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आपका। वैद्य जी, ये जो आपने बात कही कि आर्य देश, और हम आज बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि सदियों से ये इनफर्टिलिटी यानी संतानहीनता चली आ रही है। हमारे पुराणों में भी इसके बारे में लिखा गया है। और एक अजीब बात यह है कि पहले लोग यज्ञ करके संतानहीनता की समस्या दूर करते थे। तो क्या विज्ञान रहा होगा इसके पीछे? इसी बात के लिए मैंने आप लोगों को ये समझाने का प्रयत्न किया है कि आर्य देश क्या है। क्योंकि आर्य देश के अंदर एक ऐसी संस्कृति होती थी जिसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अच्छा घी दूध खाते थे, बड़ों की सेवा करते थे। तो ये सभी चीज़ें आपको मानसिक जो है बल देती हैं। और जब आपका मन मानसिक बल अच्छा है, आप घी दूध खा रहे हैं, तो आपको इनफर्टिलिटी जैसी समस्या पैदा ही नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक आपके सिर पर बड़ों का साया नहीं होता है, तब तक आप स्वयं में अपने आप में बहुत नर्वस रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। जब आपके साथ कोई बड़ा होगा जिससे आपका संबंध होगा, तो आप अपनी कोई भी समस्या उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जब उनसे बात करेंगे, आपका दुख ठीक हो जाएगा। और आप जो स्वयं अकेले सोचकर जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वह डिप्रेशन से आप बच जाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन के कारण आज सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी है। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, द्विपुरुषकई द्विभुंजानः वाम सई स्वल्प मैथुनः परिश्रमः। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता वो भी रोगी होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो भी रोगी होता है। जो भोजन का समय निश्चित नहीं करता, ये भी रोग का कारण है। और जो सबसे बड़ा कारण है आपका टॉयलेट न जाना, जो 2 बार टॉयलेट नहीं जाते हैं, ये भी आपके रोग के कारण है। क्योंकि आज दिनचर्या में ऐसा हो चुका है कि लोग रात 1 बजे तक 2 बजे तक जगते रहते हैं, सुबह लेट 12-1 बजे तक सोते रहते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों का मतलब हमारे जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, चरक है, सुश्रुत है, अष्टांग हृदय है, संग्रह है, उनमें लिखा हुआ है कि सुबह 8 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ करके यज्ञ इत्यादि करके आपको भोजन कर लेना चाहिए। वैद्य जी, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि नाड़ी परीक्षण और इनफर्टिलिटी कैसे ये जाना जा सकता है, कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा अनादि है और शाश्वत है। आजकल के कंप्यूटराइज्ड इस जीवन के अंदर लोगों ने जो कंप्यूटर के अंदर डाटा भरा है, उससे अलग वो कुछ नहीं बता सकते। उनके में लिखा हुआ है कि अगर गर्मी की अधिकता हो गई और आपके शरीर के अंदर गर्मी अधिक हो गई, बिलिरुबिन बढ़ गया, तो कहते हैं जी आपको जॉन्डिस हो गया। लेकिन अगर बिलिरुबिन नहीं बढ़ा है तो वे लोग कहते हैं जी नहीं, आपको जॉन्डिस नहीं है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में क्या था, नाड़ी परीक्षण के द्वारा देखते थे कि अगर आपकी नाड़ी की गति तेज़ है, आपकी आंखें पीली हैं,
आपकी जीभ जो है पीली हो गई है, त्वचा का रंग पीला हो गया है, आपके पैरों में दर्द है, तो उन सभी लक्षणों से दर्शनम सपर्शनम पर्शनम या भी क्रिया भी, दर्शन स्पर्शन और पर्शन से शारीरिक क्रियाओं को देखते हुए जो अंदाज़ा लगाया जाता था वो एक सही और स्टिक होता था। आज जो इन्होंने रिसर्च किया ही नहीं तो ये बता ही नहीं सकते उस बात में। कई बार आते हैं रोगी, कहते हैं जी मुझे कैंसर नहीं, समस्या है, लक्षण है, वो मानते नहीं क्योंकि उनके कंप्यूटर में वो चीज़ नहीं दी गई। लेकिन हमारे यहाँ उसका एक लक्षण है, गर्मी की अधिकता के कारण शरीर में गर्मी, इनफर्टिलिटी बनती है। गर्मी की अधिकता से आपके बाल झड़ते हैं, गर्मी की अधिकता से पैरों में जलन होती है, नर्व वेरिकोज की समस्या होती है। यानी कि पित्त के शरीर के अंदर 40 रोग हैं। ये अगर लक्षण मिलता है तो ये बताते हैं। इसलिए यहाँ नाड़ी विज्ञान का बड़ा महत्व है कि हम नाड़ी देख करके ये बता सकते हैं कि आगे भविष्य में आपको ये रोग होगा या नहीं होगा। ये होने के पश्चात बताते हैं, हम होने से पहले बताते हैं। इसलिए नाड़ी विज्ञान पहले हुआ, क्योंकि हम आने, जैसे एक बच्चा है, अगर मान लो वो माता पिता की नहीं मानता तो कई बार गुस्से में कहते हैं माता पिता ये बिगड़ेगा जी, लेकिन बिगड़ता नहीं, उसको सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन ये बिगड़ने के बाद उस पर ठप्पा लगाते हैं कि बिगड़ गया है। तो नाड़ी वैद्य पहले ही देख के इसके अंदर गर्मी की अधिकता हो गई है, इसलिए गर्मी को कम कर दिया जाए तो होने वाला वो भयंकर रोग, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स है, चाहे वो बालों की समस्या है, चाहे वो शुगर का रोग है, नर्व वेरिकोज की समस्या है, वो सभी अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए हम इन सब चीज़ों का सही से और अच्छा इलाज करते हैं। मतलब अगर कोई नाड़ी वैद्य से परीक्षण कराता है या इसको समझने की कोशिश करता है या उनके एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो पहले से ही उन्हें पता चल सकता है कि उन्हें क्या बीमारी हो सकती है या छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उसके कारण क्या है। मतलब इतनी बारीकी से नाड़ी परीक्षण लोगों के काम आ सकता है। वैद्य जी, एक और चीज़ है जैसे कि गर्भ धारण ना करना, जैसे एक संतानहीनता एक समस्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आजकल एक और बहुत बड़ी समस्या इसी से जुड़ी है कि गर्भ धारण कर तो लेती हैं स्त्रियां पर फिर उसको आगे जी जैसे बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है या फिर वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। ये समस्या क्यों आ रही है आजकल? ये समस्या आज वही बात कह रहा था कि हम आर्य देश के रहने वाले हैं, उस पद्धति का पालन नहीं करते। हमारे यहाँ क्या था, सुबह सुबह प्रत्येक बच्चे को दही खिलाई जाती थी, शाम को दूध पिलाया जाता था, दोपहर के अंदर खूब पानी पीते थे, भोजन की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज आपके जीवन में क्या हो गया कि आप सुबह जो है टी पीते हैं, चाय पीते हैं, मोटापे के डर से स्लिम और ड्रिम रहने के लिए आप भोजन का सेवन नहीं करते। 12-1 बजे आप भोजन करते हैं, फिर आप रात को 12-1 बजे फिर भोजन करते हैं। तो ये जो आपकी व्यवस्था है, आपके शरीर के अंदर एक बड़ी कमज़ोरी आ गई, जिस कमज़ोरी के कारण महिला चाहते हुए भी अपने बच्चे को पैदा नहीं कर पाती, और करती भी है तो उसको लगातार हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है जी। और उसका कारण क्या होता है कि बगैर ऑपरेशन उनको बच्चा नहीं बन पाता, और होता है तो दोबारा उनको डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। हमारे यहाँ कहते थे कि शरीर में ताकत होनी चाहिए, बल बनाइए, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम से, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। बाद में बात आती थी कि रोगी को रोग से मुक्त कीजिए। वैद्य जी, ये दैनिक यज्ञ के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था पर मैं ठीक से समझ नहीं पाई, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो। देखिए, अगर आप इतिहास में देखते हैं, रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, एक एक राजा ने सहस्त्र यज्ञ किए हैं, अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, क्योंकि यज्ञों का बड़ा महत्व है। आज आप लोग दान देते हैं, पूजा करते हैं, किसी एक देव की कर सकते हैं, दान देते हैं किसी एक व्यक्ति को, एक समाज को दे सकते हैं, एक प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक पार्शलिटी का दोष पैदा होता है। लेकिन यज्ञ के अंदर जो आपने घी, सामग्री, उत्तम औषधियों की जो आहुति उसके अंदर डाली, वो अग्नि के द्वारा कई गुना ज़्यादा होकर के पूरे वातावरण में फैलती है, पूरे ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड में चाहे उद्भिज है, चाहे स्वेदज है, चाहे जरायुज है, जितनी प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, चाहे वो वनस्पति के रूप में है, चाहे जीवों के रूप में है, जिसको हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति चाहे जितना सांस ले सकता है। तो उससे आजकल जो बैक्टीरिया के लिए आप लोग वैक्सीन बनाते हैं, तो अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमें बैक्टीरिया नाशक चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाते हैं, आप चेचक का इंजेक्शन लगाते हैं, टीटी के वैक्सीन लगाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जिसमें दर्द भी बहुत होता है। हाँ, जिसमें दर्द होता है, इनके कई बार हमें साइड इफेक्ट भी देखे हैं कि लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो अगर यज्ञ करते हों तो इस तरह के जो विषाणुजन्य बीमारियां हैं, चाहे कोलरा है, हैजा फैलता है, ये चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि वो सब अपने आप उन औषधियों से जो आपने आहुति डाली है उससे अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसलिए दैनिक यज्ञ का विधान, मतलब यज्ञ जो है उसकी खासियत यह है कि उसमें कौन सी औषधि डाल के यज्ञ किया जाता है जो वातावरण को और हमारे शरीर को मतलब प्यूरिफाई करते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, नाड़ी परीक्षण
या फिर इनफर्टिलिटी यानी कि संतानहीनता से जुड़ी आपके दिल में कोई भी बात हो, कोई प्रश्न हो, इस विषय के बारे में आपको जानना चाहते हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या आपकी कोई बात हो तो हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपकी स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर हमें कॉल करना है। तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और वैद्य जी बताएंगे आपके प्रश्नों के जवाब। वैद्य जी, हमारे बीच एक शख्स मौजूद हैं, उनका नाम है वरुण और उनकी कुछ समस्या है और आपसे नाड़ी परीक्षण करवाना चाहते हैं, तो अगर आप आज्ञा दें तो हम उन्हें मंच पे बुला लें। क्यों नहीं, बहुत अच्छा है। अगर कोई जानना चाहता है अपने रोग के बारे में, हम तो सदा ही तैयार रहते हैं, कोई भी आए। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, बैठिए, दिखाइए अपना हाथ। अपने जीभ दिखाना। देखिए, नाड़ी के द्वारा आपके आंतर शुष्क हैं, आपकी आंतें जो है ना खुश्क हो गई हैं, जिसमें गर्मी की अधिकता है और इस गर्मी के कारण आपके शरीर की जो सेहत है वो नहीं बनेगी। आप शाम के समय थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, टांगों में घुटनों से नीचे आप दर्द को महसूस करेंगे, शरीर थका थका रहेगा और आप भरपूर नींद भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दिमाग सारा जो गर्मी है ये आपके दिमाग की तरफ जा रही है और दिमाग के अंदर एक गर्मी सी बनी रहेगी, उत्तेजना बनी रहेगी, बात बात पर आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि गर्मी की अधिकता जब दिमाग की तरफ जाती है इस तरह की समस्या को पैदा करती है। गर्मी जब अधिक हो जाती है तो कभी पतला लैट्रिन आएगी और कभी कब्ज हो जाएगी, उसमें भी आपकी समस्या बन के एसिडिटी का एक रोग बनता रहेगा, पित्त बनता रहेगा आपको और प्रॉपर जो है भूख नहीं लग पाएगी आपको। और आचार्य जी, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता हूँ। देखिए, जब पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता तो उससे गर्मी शरीर में बढ़ जाती है। जब यह गर्मी दिमाग की तरफ जाती है तो हम इसको डिप्रेशन कहते हैं। तो दिमाग में जब गर्मी अधिक हो जाती है तो हमारी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ पर, जैसे मैं बताया कि गुस्सा आएगा, सहन शक्ति आपकी ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ को आप एक बड़े रूप में देखने लग जाएंगे। तो ये समस्या जो है उसी कारण है। अगर आप अपना पेट साफ कर लेते हैं, और पेट साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भोजन मध्य अमृतम वारी, कि भोजन के बीच में आपको पानी पीना चाहिए। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन आदि रोग कारणम। अगर भोजन के शुरू में आप पानी पीते हैं तो आपको बीमारी पैदा करता है, भोजन के अंत में पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुरम मुहु वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। आपको बार बार मुख को धोते हुए, जिह्वा को साफ करते हुए, घूंट घूंट करके भोजन के बीच में अगर आप पानी पीते हैं तो खाया हुआ आहार अच्छे से पच जाएगा, आपको पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, शरीर की गर्मी कम हो जाएगी, जो मानसिक रूप से आप तनाव में रहते हैं वो आपका ठीक हो जाएगा। किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं है, मात्र कि आप आयुर्वेद की मतानुसार अपने आहार की और अपनी नींद की व्यवस्था कर लीजिए। जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी आपको उठ जाना चाहिए, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा आचार्य जी, एक बात हमारे दिमाग में आ रही है कि खाना खाने के बाद पानी पी सकते हैं? खाने के बाद कम से कम आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के बीच में आप कम से कम 1 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने बताया उस तरह से पीजिए, फिर आपको प्यास ही नहीं लगेगी। 1-1.5 घंटे बाद आपको प्यास लगेगी, अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपके धन्यवाद का सार्थक रूप तभी होगा जब आप अपने जीवन में इन बातों को धारण करेंगे और अपने अन्य संबंधियों को भी इस बात का प्रचार करेंगे, क्योंकि आप सभी स्वस्थ रहने चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। जी जरूर आचार्य जी। तो वरुण, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी मैम। थैंक यू सो मच आने के लिए। धन्यवाद। तो वैद्य जी, जो आप वरुण को बता रहे थे, मुझे लगता है ये इतनी नई बात है कि मैंने तो कभी सुनी नहीं कि खाने के बीच में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ सभी संस्कृत में लिखे हुए, और आज सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि जो आयुर्वेद को पढ़ना चाहते हैं वहाँ सरकार ने संस्कृत को ख़त्म कर दिया। जब आप संस्कृत के वाक्यों को ही नहीं जानते, शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करेंगे, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है भोजन मध्य अमृतम वारी, कि भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है अमृत का काम करता है। लेकिन कैसे पीना चाहिए? कई बार कहते हैं व्यक्ति, जी वैद्य जी हम आपने बताया था, हम तो 1 लोटा पानी पी जाते हैं। इस तरह से नहीं पीना चाहिए। वहाँ ये स्पष्ट लिखा हुआ है मुहुरम मुहु
वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। मतलब 1 गिलास रोटी खाइए और 1 टुकड़ा उसका पी लीजिए। मतलब जैसे मैं खाना खा रही हूँ तो जैसे मैंने 2 टुकड़े खाए तो 1 सिप पानी पी लिया, फिर थोड़ा खाया, फिर पानी पी लिया, और उसके बाद पूरे आधे या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अपने आप प्यास आपको तभी लगे कि पानी आपका काफ़ी मात्रा में हो गया। फिर एक कहावत भी है हमारे यहाँ, जी, बाई सुते खाई मुत्ते। अगर खाने के पश्चात हमें पेशाब जाना चाहिए। जब आप भोजन के बीच में अच्छा पानी पिएंगे तो आपको अवश्य ही टॉयलेट जाना पड़ेगा। बाई सुते, और जब आप लेटते हैं तो आपको लेफ्ट करवट लेटना चाहिए। क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप करवट लेते हैं तो आपका राइट नोज चलता है। जब राइट नोज चलेगा तो ये आग्नेय है, अग्नि का रूप है। इसका मतलब आपके डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाएगा। इसलिए जो चीज़ें लिखी हुई थी हमारे शास्त्रों में जो दिया है, कहीं भी गलत नहीं है। अगर आप उस ढंग से रहेंगे तो कभी आपको डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। दर्शकों, जैसा कि आप वैद्य जी को सुन रहे हैं, आप भी, मुझे पूरा यकीन है कि हैरान हो रहे होंगे कि इतनी छोटी छोटी बातें जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और इनफर्टिलिटी, बांझपन यानी संतानहीनता जैसे सबसे बड़ी बीमारियों में से एक माना जा रहा है आजकल, उसे आप बस अपना दिनचर्या ठीक करके सुधार सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जान के आपको खुशी भी हो रही होगी और हैरानी भी हो रही होगी। और भी कोई भी बात आप जानना चाहते हैं, इतनी बढ़िया बातें और इतने बड़े विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और हमें फ़ोन कीजिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आयुर्वेदा जिसके बारे में हम बात करें वैद्य जी, सिर्फ क्या लाइफस्टाइल अगर हम ठीक कर लें तो ये जो इनफर्टिलिटी है ये एकदम ठीक हो सकती है? देखिए, आयुर्वेद में कहा, रसात रक्तम ततो मांस, मांसान मेद सतो अस्थि, आस्थनो मज्जा, मज्जात शुक्रम, शुक्रात गर्भम पर जायते। जो आप खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। जब आपने अच्छे से खा लिया, समय पर आपने सो लिया, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, तो आपका रस से जो खाया है उससे रक्त बनेगा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु बनेगी। जब शुक्र धातु बनेगी तो इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कीटाणु नहीं बने, बाहर से बैक्टीरिया दे दीजिए जी जी, कीटाणु को बनाने की। लेकिन वो जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते में जहाँ रस है, मांस है, मेद है, उसको कौन ठीक करेगा? इसलिए हम पूरे वातावरण की बात करते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे, हम इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं सदा के लिए। उनके बच्चे लंबे भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं। और हम तो उसी तरह से कहते हैं कि अगर आप हमारी औषध का प्रयोग करते हैं, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को पैदा किया था, तो माता जैसे गुण की, जैसे रूप की, जैसे स्वभाव की संतान चाहती, वैसी ही संतान मिलेगी। क्योंकि उस समय पर जैसे आपने विचार रखे हैं, वैसा ही विचार, जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को बनाना सीख लिया था, तो आपका बच्चा भी गर्भ में रहते हुए अगर माता उस तरह के विचारों को धारण करती है, इतिहास को पढ़ती है, तो वैसा ही बच्चा बनेगा। वैद्य जी, मतलब जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो ये सुन के ये जानना चाहते होंगे कि अगर जो भी आप कह रहे हैं इन बातों को फॉलो करते हैं वो और ध्यान से सुनते हैं, ये अमृत वचन है। दर्शकों ध्यान से सुन लीजिए कि सिर्फ इनफर्टिलिटी ही नहीं दूर होगी, वो वैसा बच्चा भी पा सकते हैं जैसा कि वो चाहत रखते हैं। देखिए, आज पूरा विश्व परेशान है जी। आज अमेरिका में बच्चे गोलियां चला रहे हैं, यहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माता भी परेशान है, बच्चा जिद्दी हो गया, स्कूल में टीचर भी परेशान है कि बच्चे को याद नहीं हो रहा। लेकिन अगर आयुर्वेद के मतानुसार जो मासानुमासिक चिकित्सा व्यवस्था है, उसके अनुसार हम अगर संतान को पैदा करते हैं तो हमारी संतान लंबी भी होगी, तगड़ी भी होगी, बुद्धिमान भी होगी और ताकतवर भी होगी। मतलब हमारा बच्चा कैसा पैदा हो रहा है उसमें भी हम ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, आज हर बच्चे को शुगर मिल रहा है क्योंकि हम जिम्मेवार हैं। माता पिता दोनों खूब चाय पीते हैं, घी नहीं खाते, दूध नहीं पीते, चाय खूब पीते हैं। इसलिए आज होने वाली संतान जो है, प्रत्येक को शुगर मिल रहा है, होने वाली संतान को चश्मे चढ़ रहे हैं, क्योंकि माता पिता स्वयं कमज़ोर हैं। तो बच्चे कहाँ से ताकतवर बनेंगे? जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। और आज जो अन्न खिलाया जा रहा है वो अन्न भी देखिए कितना दूषित है। जब माता के गर्भ में बच्चा है उसको रक्तवर्धक औषधि खिलाई जाती है, लेकिन वो कैसे बनती है? जिंदा पशु को उल्टा लटका करके उसकी नस काट दी जाती है, उसमें से खून लिया जाता है। जब तक वो मर नहीं जाता खून निकल करके पशु, तब तक उस खून को निकालते रहते हैं और उसमें से HB लेकर के वो दवा आपको खिलाई जाती है। जिससे आजकल आप देख रहे होंगे कि फला उसमें फॉलिक एसिड की टैबलेट खिलाई थी रक्तवर्धक, बच्चे मर गए। क्योंकि उन दवाओं का एक प्रभाव है। जैसे आपके घर में माता को अगर गुस्सा आ जाता है, भोजन में आनंद नहीं आता, भावों का बड़ा प्रभाव होता है।
जिन भावों से आहार का निर्माण किया गया है उसका प्रभाव अवश्य आता है। जब आपने औषधि में किसी चीखते चिल्लाते पशु का खून लेकर उसमें से एचबी निकाल कर वो दवाई गर्भधारण के समय में आपने प्रयोग की है, रक्त बढ़ाने में की है, तो इसलिए बच्चा होते समय माता का या तो बीपी हाई हो जाता है, माता असहनशील हो जाती है, और जो बच्चा भी होगा बड़ा गुस्सैल बनेगा, जिद्दी स्वभाव का बनेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, कलह करेगा। तो दर्शकों, नाड़ी परीक्षण या फिर इनफर्टिलिटी यानी कि संतानहीनता से जुड़ी आपके दिल में कोई भी बात हो, कोई प्रश्न हो, इस विषय के बारे में आपको जानना चाहते हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या आपकी कोई बात हो तो हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपकी स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर हमें कॉल करना है। तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और वैद्य जी बताएंगे आपके प्रश्नों के जवाब। तो आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि माँ क्या खाती है उसका भी बच्चे पे बहुत असर पड़ता है। एक और चीज़ आजकल जो हो रही है कि लड़कियाँ जॉब करती हैं या करियर ओरिएंटेड हैं, या वैसे भी वो लोग लेट शादी करना पसंद करते हैं, तो इससे इनफर्टिलिटी का कितना असर हो सकता है इस पर? देखिए, शास्त्रों में जो कहा गया है, आप जितने पके हुए हैं, पक्व रूप में जितने हैं, आपको संतान उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन लेट शादी करते हुए अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो आपको लेट शादी से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप लेट शादी करते हैं और खूब चाय को पीते हैं, शरीर में ताकत नहीं बनती, शरीर को कमज़ोर रखते हैं, घी नहीं खाते, दूध नहीं पीते, तो हर एक महिला को इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा हो जाएगी। क्योंकि जितना बड़ा शरीर हो जाता, शरीर तो कमज़ोर होता है जी। बुढ़ापा, जवानी, बचपन सब में गुजरता है, जी। समय चला जाता है तो वो चीज़ नहीं रहती है। पुष्प का एक समय है खिलने का, समय पर वो अगर खिल जाता है तो ठीक है, उसके बाद वो अपने आप स्वाभाविक रूप से गिरने लग जाता है। मतलब वैद्य जी, इस वक्त जितनी भी महिलाएं देख रही हैं जो काम कर रही हैं और जिनके मन में कहीं ये भय है कि लेट शादी करने से वो भी इनफर्टिलिटी का शिकार ना हो जाए या कुछ ऐसी बात ना हो जाए, उन्हें बस ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो अपने खान पान का ध्यान देंगी तो वो कभी भी आराम से शादी कर सकती हैं और कभी भी संतानहीनता की समस्या उन्हें नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि नए खाने से, जैसा आपने पहले पूछा था कि माहवारी की समस्या पहले आती है पहले चली जाती है, क्योंकि लड़कियों में जब भोजन ही नहीं करेंगे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी की अधिकता से जो रक्त है वो बाहर निकल जाएगा, अंदर शरीर में रक्त ही नहीं होगा तो माहवारी कैसे रहेगी, और जब माहवारी नहीं होगी तो आप बांझपन का भोगेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले पेट भर करके खाइए, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। और सुबह सुबह अगर आप दही का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है भोजनांते पेयम तक्रम, दिनांते पेयम दुग्धम, निशांते पेयम जलम। रात्रि के अंत में यानी सुबह सुबह अगर आप पानी को पी लेते हैं जी, सुबह जो है आप दही का प्रयोग करते हैं, और रात को सोते समय अगर आप दूध का प्रयोग करते हैं, तो कोई भी महिला बांझ नहीं रह सकती, और कोई भी अपने आप को उस जो नहीं चाहते उस रोग से अपने आप को मुक्त कर सकती है। वैद्य जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को इतनी खुशी हो रही होगी और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी छोटी छोटी बातें अगर वो अपने जीवन में उतारें तो वो स्वस्थ हो सकते हैं और ज़िंदगी का पूरा आनंद ले सकते हैं। वैद्य जी, आपने इतनी सारी बातें बताई दर्शकों को, हमें ज़िंदगी जीने का एक जो रास्ता दिखाया। हम सब ने ये सब सुना पढ़ा है पर शायद कहीं भूल गए थे, आपने वापस याद दिलाया। इससे पहले कि हम शो को ख़त्म करें, आप अगर कोई संदेश या कोई मंत्र दर्शकों को देना चाहेंगे तो? देखिए, आयुर्वेद ये कहता है कि मंत्र से तंत्र बेहतर है। अगर हम करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा लाभकारी है। और करने का मतलब क्या है, प्रत्येक महिला को ये सोचना चाहिए, चाहे वो माँ है चाहे बेटी है, कि वो अपने बच्चे को सुबह सुबह कम से कम 250 या 300 ग्राम दही अगर सुबह सुबह खिला देते हैं तो वो महिला कभी भी बांझपन का रोगी नहीं हो सकती, वो महिला कभी भी मोटी नहीं हो सकती। मोटी और बांझपन की समस्या तब आती है जब महिलाएं रात को दही पिएंगी या दोपहर में भोजन करेंगी, दोपहर में सोते हैं। अगर आप दोपहर का सोना बंद कर देते हैं, दोपहर का खाना बंद कर देते हैं, सुबह भरपेट खाते और सुबह के भोजन में दही का प्रयोग करते हैं और रात्रि में घी का अवश्य प्रयोग करते हैं दूध के साथ, तो कभी भी बांझपन नहीं हो सकता, कभी आप मोटे नहीं हो सकते, कभी किसी प्रकार की सिर दर्द जैसी समस्या महिलाओं को नहीं सता सकती। आचार्य जी, बहुत सारी महिलाएं, पुरुष वो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय आजमा रहे हैं, दवाई करवा रहे हैं, तो क्या आपके पास भी कोई उपाय है इसका? हाँ, देखिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है पथ्य सेविनः किम भेषजम अपथ्य सेविनः किम भेषजम। जो व्यक्ति परहेज से रहता है, जैसे दिनचर्या मैंने बताई है, अगर इस ढंग से रहता है उसको कभी औषधि की आवश्यकता ही नहीं है।
और अगर बद परहेजी करता है, अपथ्य सेविन है किम भेषजम, जो बद परहेजी से रहता है उसको औषधि काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है रसायन के बारे में, तो हमने एक अद्वितीय रसायन का निर्माण किया है। उसके बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, दीप्त अंतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णास्त दृढ़े इंद्रिय है मंद जरह नित्य रसायन से भी पुरुषो प्रतिष्ठ है, कि जो पुरुष रसायन का सेवन करता है उसके सेवन करने से अग्नि दृढ़ हो जाती है, उसकी सभी धातुएं बल और वर्ण जो है अच्छे से निर्माण होता है, बुढ़ापा धीरे धीरे आता है, सभी इंद्रियां दृढ़ हो जाती हैं। तो हमने उस रसायन का निर्माण किया है जिस रसायन को हम शिव से जोड़ते हैं। क्योंकि आपने एक फोटो देखा होगा जिसको अर्धनारीश्वर शरीर कहते हैं, आधा अंग शिव का और आधा अंग पार्वती का होता है, बीच में एक त्रिनेत्र होता है जिसको सूर्यपुंज कहते हैं। तो अगर गंधक और पारे को मिला दिया जाए, क्योंकि पारे का नाम है शिव और पार्वती का नाम है गंधक और जो त्रिनेत्र है उसका नाम है सूर्य सुवर्ण, अगर इन तीनों चीज़ों को मिला दिया जाए तो पूर्ण शरीर का विकास हो जाता है। ऐसे ही रसायन का महाभारत में वासुकी नाग ने बनाया था भीम के लिए, उसमें 10,000 हाथियों का बल आया था और च्यवन ऋषि ने इसका प्रयोग किया था बुढ़ापे में, जिसने बुढ़ापे में जवानी को प्राप्त करके संतान को पैदा किया था। उसी चीज़ को देख करके आज कलयुग में हमने भी उस रसायन का निर्माण किया है। मर्दनम गुणवर्धनम, उसको जितना रगड़ा जाता है उतना ही गुण देता है, इसलिए उस रसायन का निर्माण किया। और उस रसायन से महिलाओं का जो बांझपन का रोग है, या पुरुषों में शुक्राणु नहीं होते हैं, महिलाओं की फिलोपिन ट्यूब बंद हो गई है, या महिलाओं में कोई रिशोली पैदा हो गई है, या पुरुषों के अंदर मानसिक कारणों से पौरुष शक्ति खत्म हो चुकी है, अगर वो इस रसायन का प्रयोग करते हैं तो उनकी मनचाही चीज़ें पूरी होती हैं, शरीर भी बलिष्ठ हो जाता है और प्रत्येक रोग जो है वो दूर हो जाता है। मतलब उस रसायन से महिला हो या पुरुष हो, जिसमें चाहे संतानहीनता आ रही हो या कमजोरी आ रही हो या फिर वो किसी उम्र के हो, उम्र के बिल्कुल, मतलब ये भी च्यवन ऋषि की तरह से बुढ़ापे में भी वो जवान हो सकते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी मूल्यवान बातें बताई हैं जो सिर्फ हमारे नहीं, हमारे बच्चों की और सभी की ज़िंदगी में बहुत बहुत काम आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, आपके पास एक इतना गुणकारी उपाय आ चुका है। आप वैद्य जी से वो रसायन ले सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, संतानहीनता को आप दूर कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, यही हमारी कोशिश है। और इसी कोशिश को बरकरार रखने के लिए हम वैद्य जी से मिलेंगे अगले एपिसोड में। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है नाड़ी परीक्षण को लेकर या किसी भी तरह की बीमारी, किसी समस्या का आपका कोई सवाल है, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्या, 1051 हुड्डा, सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। हमारा नंबर है 078760404747। हमारी ईमेल आईडी है info@nadivaidyakalp.com, @jamid2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.nadivaidyakalp.com। दर्शकों, वक्त बदला लेकिन अच्छी सेहत के नियम आज भी वही हैं जो कल थे, यानी कि संयम से ले काम, रखें उत्तम विचार और अपने आहार विहार का भी ध्यान रखें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में वैद्य जी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।